है। आज हम लोग सीखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। ये अर्थशास्त्र का बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि विनिमय क्या होता है। विनिमय मीन्स एक्सचेंज। तो एक्सचेंज होता है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो वह विनिमय होता है। वो वस्तु का आदान प्रदान पैसे के द्वारा हो या वस्तु के द्वारा किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे कि हमें आवश्यकता है एक मोबाइल की आवश्यकता है, तो इसके बदले हम लोग पैसा से ले आए, पैसा से मोबाइल खरीद लिए, तो ये एक्सचेंज हुआ। तो उसी प्रकार से जैसे कि किसी को आवश्यकता है चावल की और उसके पास चावल से मक्का का एक्सचेंज कर लिया, तो ये भी विनिमय है, ठीक ना। तो हम लोग सीखेंगे कि ये विनिमय होता है आखिर क्या। तो ये विनिमय हम लोग देख चुके। तो इसके बाद फिर होता है विनिमय का स्वरूप, कि विनिमय कैसे होता है। तो विनिमय का स्वरूप दो होता है। एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग को मुख्य रूप से सीखना है वस्तु विनिमय प्रणाली, कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है, उसमें मुद्रा का क्या रोल होता है, सारा कुछ देखेंगे। तो आज हम लोग जान रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली अब तो वैसे नहीं होता है। ये पुराने ज़माने में काफ़ी प्रचलित था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। तो हम लोग जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर होता क्या है, कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है कि किसी भी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु को अदला बदली किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। किसी भी वस्तु से किसी अन्य वस्तु के द्वारा अदला बदली किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हो गया कि गाय से बदलना है बकरी को, तो ये यहाँ पे गाय है जो एक वस्तु है, दूसरी वस्तु है जो बकरी है। ये दोनों के आपस में जो अदला बदली होगा या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे चावल, किसी के पास चावल है और वह अपने चावल से बदल दे रहा है, किसी अन्य से वह मक्का ले रहा है, तो क्या ये भी कहलाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ये दोनों ही वस्तु है, अर्थात वस्तु से वस्तु का अदला बदली कर दिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। जब मनुष्य का विकास होने लगा था तो मनुष्य के विकास के साथ साथ ही जब पैसा नहीं था तो उस समय शुरू में तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे, उसी से हो जाता था। लेकिन समय के अनुसार जब लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी और उनकी आवश्यकता भी बढ़ते चला गया, फिर वो अपने आप में पूरा करना उनको कठिनाई होने लगा। तो फिर उन्होंने सोचे कि हम लोग अपनी कठिनाइयों का दूर कैसे करें। तो इसी दरमियान उनको समझ में आया कि हम जो चीज़ का उत्पादन किए हैं उसके बदले हम किसी अन्य से दूसरे वस्तु ले लें। और इस प्रकार से करते करते वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होता था उस समय लोगों को वस्तु से वस्तु का अदला बदली करना इतना सरल नहीं होता था, अर्थात उसमें बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलता था। तो अब हम लोग समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, जैसे कि हम वस्तु से वस्तु को बदले तो उसमें कैसा कठिनाई होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के जो कठिनाइयाँ होता था, उसमें सबसे पहली कठिनाई है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अर्थात इस प्रक्रिया में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ का संयोग बैठाना बड़े ही कठिनाई होता था। जैसे कि राम के पास में है क्या है, राम के पास एक बकरी है। राम के पास एक बकरी है और राम को चाहिए एक दूसरी वस्तु जो चावल चाहिए उसको। तो उसे चावल चाहिए राम को और उसके पास है तो बकरी। तो पता चला कि एक दूसरे उसके आसपास में ही जो गोपाल है, दूसरा व्यक्ति जो गोपाल है, उसके पास चावल है। उसके पास क्या है? चावल है। लेकिन वो कहता है कि मैं चावल दूंगा, लेकिन मुझे चावल के बदले मक्का चाहिए। मुझे चावल के बदले क्या चाहिए? तो मक्का चाहिए। और राम के पास कठिनाई है कि इसके पास मक्का नहीं है। इसको चाहिए क्या? तो मक्का चाहिए, और इसके पास मक्का है ही नहीं। तो ये यहाँ पे दिक्कत हो गया कि इसको तो मक्का है नहीं और ये इनको चाहिए मक्का ही, तभी ये देंगे चावल, अन्यथा ये क्यों दें। तो फिर ये राम खोजते हैं गांव में कि किनके पास है जो कि है मक्का मिलेगा। तो खोजते खोजते उनको पता चलता है कि एक अन्य तीसरे व्यक्ति है जिनके पास मक्का है, लेकिन उन्हें मक्का के बदले उन्हें चाहिए आम। मक्का के बदले क्या चाहिए उन्हें? आम। और यहाँ जो राम है, तो राम के पास आम उपलब्ध है। तो यहाँ पे क्या करेगा राम कि देखेगा कि हम यहाँ से अपना आम ये जो तीसरे व्यक्ति है उसको देंगे, और उस आम के बदले हम उससे मक्का ले लिए। उसे क्या ले लिए? मक्का ले लिए। और वो मक्का फिर लेकर एक गोपाल को दे दिए। वो मक्का लेकर क्या दे दिए? गोपाल को। और गोपाल से फिर लेकर हमने क्या कर दिया? और फिर जाके हमने गोपाल को मक्का दे दिया। मक्का के बदले फिर हमने गोपाल से क्या कर दिए कि चावल अपने पास ले लिए। तो इस प्रकार की जो लेन देन होता था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और काफ़ी लंबे समय भी निकल जाता था, जिसे ही कहा जाता है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अर्थात कि हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ किसी अन्य के पास है, लेकिन उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो उस स्थिति में एक्सचेंज करना काफ़ी ही कठिनाई होता था। फिर हम लोग इसका अगला पॉइंट देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई यह था कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। उस समय जो वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सबसे कठिन मूल्य के मापन से संबंधित है। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से कि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सी वस्तु का कितना मूल्य होगा। जैसे कि एक सेर चावल के बदले कितना आटा, या एक गाय के बदले कितना बकरी। तो इस प्रकार की कठिनाई यहाँ पे अक्सर देखा जाता था। और इसमें ये कठिनाइयों के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर चौथा कठिनाई है वस्तु विनिमय की कि मूल्य संचय का अभाव।
वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो कि शीघ्र ही नष्ट हो जाता था। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं में जैसे मछली, आम, केला इत्यादि प्रकार की जो वस्तु है जिसको कि हम संचय करके लंबी समय तक के उसको कि हम स्टोर करके हम लंबी समय तक रख नहीं सकते हैं। अगर जो ये जो मछली है इसको हम ला के और सोचेंगे कि इसको हम 2 महीने स्टोर करके और अपने घर में रख लें तो पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो समाप्त हो गया, ये कोई भी काम का रह ही नहीं गया, जिससे कि इसमें यह कठिनाइयाँ होता था। फिर है इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की जो तीसरी बड़ी कठिनाई है वह है सह विभाजन का अभाव। वह है सह विभाजन का अभाव। लोगों के द्वारा कुछ ऐसी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जिसे कि बांटा नहीं जा सकता था। अगर जो उसे बांट दिया जाए तो उसका मूल्य समाप्त हो जाए। जैसे कि गाय, एक गाय है तो उस गाय के वो क्या है कि अगर जो 2-3 आदमी में देना है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ये भाई साहब के पास एक गाय है और इनको गाय बेचकर और ये गाय के बदले इनको कुछ 2-3 प्रकार की वस्तुएं चाहिए, जैसे कि चावल, मछली, बकरी इत्यादि प्रकार का वस्तुएं इनको चाहिए। लेकिन ये अब अपने गाय को बेचेंगे तो ये जो तीनों प्रकार की वस्तु है ये कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों एक ही व्यक्ति के पास हो, और ये तीनों 3 व्यक्ति के पास होगा तो क्या होगा कि ये जो गाय है इस गाय को 3 टुकड़े में तो काट नहीं सकते हैं। 3 टुकड़े में तो काट देंगे तो इसकी वैल्यू ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे एक कठिनाई ये भी होता था, सह विभाजन का अभाव। और फिर वस्तु विनिमय प्रणाली की अगली कठिनाई जो है वह था भविष्य के भुगतान में कठिनाई। क्या है वह? भविष्य के भुगतान में कठिनाई। ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता था कि कोई भी वस्तु ले लिए तो उसका भविष्य में हम भुगतान कैसे करेंगे, इस चीज़ का पता ही नहीं चल पाता था। जैसे कि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को एक गाय उधार दे दिया और वो 2 साल तक उधार लेने वाले व्यक्ति ने उस गाय का दूध खाया, साथ ही उसके गोबर से जलावन का उपयोग किया। और इस प्रकार से 2 साल बाद क्या किया कि फिर वो गाय को वापस कर दिया। तो जब गाय को उसने वापस कर दिया तो जो गाय उधार देने वाला था उसको तो घाटा ही लगा, 2 साल तक न दूध खाया न उसको गोबर मिला। लेकिन जो उधार लेने वाला था तो उसको इसमें ये फ़ायदा मिल गया कि उसे 2 साल तक मुफ्त में ही मिल गया गाय और उससे उत्पन्न होने वाली गोबर से जलावन। गाय इससे उत्पन्न होने वाला जो गोबर था उससे बनाकर उपला बनाकर इसने क्या किया, जलावन बना लिया और ये फ़ायदे में रह गया। मतलब कि इसमें जो उधार लेने वाला था वो क्या चीज़ में रहता था, वह फ़ायदा में रहता था। और जो देने वाला होता था, लेने वाला फ़ायदा में और देने वाला क्या होता था कि घाटा में रहता था। फिर ये वस्तु विनिमय की जो आखिरी कठिनाई है वह है मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण की समस्या।
मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये समस्या अभी अक्सर देखा जाना को मिलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के हस्तांतरण में कठिनाइयाँ होती थी। कठिनाई उस समय और बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने चला जाता था। तो इस स्थिति में होता था कि उसके पास जो भी संपत्ति था उस संपत्ति को वह वहीं पे छोड़ के उसे जाना पड़ता था, क्योंकि उसे उन वस्तुओं को बेचना कठिनाई होता था। जैसे कि बिहार से कोई व्यक्ति हैं जो कि उनके पास अपना ज़मीन है, मकान है, जानवर है वगैरह सारा कुछ है, लेकिन ये चले गए पंजाब और ये यहाँ पे वहीं पे जाके बस गए। तो बसने के दरमियान क्या हुआ कि इन्होंने जब पंजाब गए तो इनके पास यहाँ से जो इनका ज़मीन था, मकान था, जानवर था, उसको बेचने की सुविधा नहीं मिल पाया। तो इन्होंने क्या किया कि उसको वहीं पे छोड़ के और ये अलग चले गए, क्योंकि इस समय था कि न ज़मीन का कोई पता था कि ज़मीन का क्या रेट होगा, न मकान का पता था और न ही जानवर का पता था। और यदि ये सब यहाँ से बेच भी देते तो इनको कोई ना कोई वस्तु के रूप में ही बिकता। जैसे ये सभी के बदले कुछ दूसरी वस्तुएं मिल जाता, जैसे कुछ खाने पीने की वस्तु या कुछ और भी वस्तु। तो उस वस्तु उतनी बहुत बड़ी वस्तु को लेकर और इनको फिर यहाँ से पंजाब जाने में भी कठिनाई होता और यहाँ भी जाने में क्या होता, इनको कठिनाई होता। फिर ये जो यहाँ से वस्तु और जो लेके यहाँ चले भी जाते तो इस वस्तु के बदले उनको ये पंजाब में फिर से यहाँ पे ज़मीन, मकान, जानवर ये सब प्राप्त होता है या नहीं, इसका कोई निश्चित नहीं था कि पंजाब में ज़मीन, मकान, जानवर के बदले उनको कौन सी वस्तु देना पड़ता। तो इस प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलता था। तो आज हम लोगों ने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे इसका जो दूसरा भाग है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली और इसके बारे में खूब अच्छी तरह से जानेंगे।